हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीत कश्यप विद यू और यू आर वाचिंग लेसन मेक इंस्टीट्यूट। चलिए आज जानेंगे आखिर सेंटेंस और क्लाउज में क्या अंतर होता है। सेंटेंस आखिर किसे कहते हैं और क्लाउज किसे कहते हैं, और ये जानना बेहद जरूरी है। अगर आप 10+2 कर रहे हैं तो प्लस आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके कम से कम क्लाउज बेस्ड कम से कम 2 से 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए आते हैं। वो कैसे कैसे आते हैं वो इस वीडियो के थ्रू आज जानेंगे। और सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस को जानने के लिए आपने पढ़ा होगा, खूब आपने डेफिनेशन का रट्टा मारा होगा कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है। सेंटेंस का मतलब यानी अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स और विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का जो सही ढंग में क्रम में लगे हुए शब्द है और उनका कुछ मतलब निकले, उसको हम जो है आज सेंटेंस कहते हैं। ये आपने सीखा होगा। तो सेंटेंस ठीक है, आपने से सीखा, अच्छी बात है, वो आपको याद है। लेकिन बिल्कुल शॉर्ट में आपको जानने का प्रयास करें तो सेंटेंस सीधी सी बात है, सेंटेंस है चाहे क्लाउज है, कुछ मतलब निकलना चाहिए तभी वो सेंटेंस या क्लाउज होगा, और शब्दों का एक ऐसा समूह होना चाहिए। दूसरी बात, आखिर सेंटेंस होने के लिए हमको किन किन चीजों की हमको जरूरत पड़ती है वो भी आपको जान लेना है। तो याद रखना, और दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे तो वो सिर्फ 3 ही चीजें मिलेंगी। और वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती है आपकी सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस अदर वर्ड। यानी दुनिया का कितना भी बड़ा आपका जो सेंटेंस है हो, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही चीजें मिलेंगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस अदर वर्ड। ये तीनों चीजें मौजूद हैं, देन दैट इज अ सेंटेंस, वो एक सेंटेंस होता है। यानी ये तीनों चीजें आपकी होनी चाहिए, यानी सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और उसके बाद अदर वर्ड होना चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब अदर वर्ड क्या होता है, इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, और अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो क्या करना है, आपको वीडियोज में जाना है और उसमें सर्च मार के आपको देख लेना है। फिलहाल हम फोकस करेंगे कि सेंटेंस और क्लाउज में क्या अंतर होता है। तो सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड तीनों चीजें होती हैं। यानी ये जो एक तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, ये सेंटेंस का होता है, ये सेंटेंस होता है आपका। और अगर क्लाउज की बात करें तो याद रखिएगा, क्लाउज की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट और वर्ब होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट और वर्ब होता है, एंड दैट इज कॉल्ड क्लाउज, उसे हम क्लाउज कहते हैं। और अगर आप इनको हिंदी में जानने का प्रयास करें तो सेंटेंस मतलब वाक्य और क्लाउज मतलब उपवाक्य है। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा कि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल सेम सिस्टम है, सेंटेंस और क्लाउज। अच्छा, कोई पूछे कि भाई ये क्या क्लाउज है या नहीं, मान लीजिए कोई ये लिखा है, सेंटेंस लिखा है, कोई पूछे भाई ये क्लाउज है या नहीं, तो याद रखना आप इसको कह सकते हैं दिस इज क्लाउज, बट रिमेंबर दिस पॉइंट, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। ये जो ऊपर वाला आपका लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये आपका सेंटेंस भी है और क्लाउज भी है। यानी लेकिन ये जो क्लाउज है सिर्फ और सिर्फ यहीं तक है, याद रखना, क्योंकि क्लाउज का मतलब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें होती है, सब्जेक्ट और वर्ब, अदर वर्ड नहीं होता। अगर अदर वर्ड मौजूद है देन दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो अगर आप इसको बोलना चाहते हैं क्लाउज आप बोल सकते हैं, बट याद रखिएगा जो क्लाउज है वो सिर्फ यहीं तक ही है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब में ही आपका क्लाउज सीमित होता है। यानी उपवाक्य मतलब जैसे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल होता है, तो वाइस प्रिंसिपल के जो जितने भी अधिकार हैं वो आपके प्रिंसिपल में समाहित होते हैं। ठीक, तो सेम सिस्टम है आपका, सेंटेंस में आपका वाइस प्रिंसिपल भी समाहित होता है, सेम सिस्टम यानी क्लाउज भी आपका समाहित होता है। तो क्लाउज मतलब सब्जेक्ट और वर्ब में आपका सीमित होता है। और खास बात याद रखने के लिए, हर सेंटेंस आपका क्लाउज हो सकता है, हर सेंटेंस आपका क्लाउज हो सकता है, लेकिन हर क्लाउज आपका सेंटेंस नहीं हो सकता। हर क्लाउज आपका सेंटेंस नहीं हो सकता, लेकिन हर सेंटेंस आपका क्लाउज हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने इसको बोल दिया, पूरा सेंटेंस लिखा है, आपने इसको क्लाउज बोल दिया, राइट है, आपने बोला सेंटेंस है, राइट है, आपने इसको बोला क्लाउज है, ये राइट है, आपने बोला सेंटेंस है, नो दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें अदर वर्ड मौजूद नहीं है। इसको आप सेंटेंस क्लाउज दोनों बोल सकते हैं, बट बताया आपको वही थी, जो क्लाउज में है वो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब तक सीमित होता है। सेंटेंस को देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। जैसे मान लीजिएगा मैं यहाँ लिखूं आई प्ले और क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मान लीजिएगा मैंने ये लिखा, तो मैंने बताया सेंटेंस में आप 3 ही चीजें होती हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है और अदर वर्ड है। अब मान लीजिए ये तीनों चीजें लिखा है, तो ये क्या है, एक सेंटेंस भी है और क्लाउज भी है। जब क्लाउज की चर्चा करेंगे तो बस यही तक होगा, दैट इज क्लाउज, ये आपका
क्लाउज है। सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट और वर्ब तक सीमित होता है, वो क्लाउज है। और इसका आप अदर वर्ड को भी जोड़ दें, देन इट बिकम्स अ सेंटेंस। तो ये आपका सेंटेंस बन जाता है इस तरीके से। ये आपका डिफरेंस होता है सेंटेंस में और क्लाउज में। अब बात आए कि जो क्लाउज है वो हमारी कितने तरीके की हो सकती है और सेंटेंस आखिर हमारे कितने तरीके के हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, किसी से पूछते हैं, जैसे होता ये है, पूछते हैं सेंटेंस तो बता देते हैं टेंस के बारे में है कि भाई सेंटेंस पूछा तो कह देंगे भाई सेंटेंस 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो दैट इज टेंस। वो क्या है? वो टेंस है आपके। लेकिन अगर आपको पूछा जाए सेंटेंस क्या है, तो याद रखना सेंटेंस जो है आपके क्लाउज के आधार पर सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। अगर क्लाउज के आधार पर बात करें तो सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, और नॉर्मली सेंटेंस की हम बात करें तो सेंटेंस आपके 6 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं ये चीज़ भी अभी हम देख लेंगे थोड़ी ही देर में। तो मैं चाहता हूँ ये इतना लिखा हुआ है, इसको क्या करो आप स्क्रीनशॉट कर लो। मैं हट जाता हूँ, वीडियो पॉज करो और स्क्रीनशॉट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इतना लिख लिया होगा, आगे बढ़ा जाए या लिख लो जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। यानी सेंटेंस आपके क्लाउज के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। और अगर हम क्लाउज की भी बात करें तो याद रखिएगा जो क्लाउज होते हैं आपके वो 3 प्रकार के होते हैं। यानी अगर हम क्लाउज की बात करें तो क्लाउज आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब वो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला जो क्लाउज होता है आपका होता है प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज। दूसरा होता है आपका कोऑर्डिनेट क्लाउज, और जो तीसरा होता है आपका होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। ये 3 तरह के आपके क्लाउज होते हैं। और मैं कोशिश ये करूंगा कि आप इनको हिंदी मतलब पे ना जाकर के आप सीधा सीधा इंग्लिश में ही पहचानने का प्रयास करेगा कि प्रिंसिपल क्लाउज दिखने में कैसा होगा, कोऑर्डिनेट कैसा होगा और सबऑर्डिनेट कैसा होगा। तो सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैंने लिखा I went there, I went there। अब एक चीज बताइएगा, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी और अदर वर्ड भी है। तो ये एक सेंटेंस है, बट हमको जानना है क्लाउज क्या होती है। तो ये याद रखना कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, वो बिना प्रिंसिपल क्लाउज का नहीं हो सकता। या इसको बिना जान करके हम सीधा सीधा रुक कर है ना सेंटेंस के टाइप को जाने और सेंटेंस के टाइप के माध्यम से हम इन चीजों को सीख सकते हैं। कैसे? ऐसे मान लीजिएगा ये तो 3 क्लाउज होगी, प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। और इन क्लाउज के आधार पर जो सेंटेंस के टाइप होते हैं वो आपके 4 होते हैं और नॉर्मली आपके 6 होते हैं। और क्लाउज के आधार पे 4 होते हैं। तो जो क्लाउज के आधार पे होते हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे नंबर 1 जो सेंटेंस का टाइप होता है आपका वो होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी जो पहला आपका टाइप होता है वो होता है सिंपल सेंटेंस। आखिर सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है? तो याद रखना दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो बिना प्रिंसिपल क्लाउज के शुरू नहीं हो सकता। यानी अगर वो सेंटेंस है तो उसमें कोई ना कोई प्रिंसिपल क्लाउज होगा ही होगा। तो सिंपल सेंटेंस की क्या पहचान होती है? सिंपल सेंटेंस की पहचान है इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज। इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज यानी ये जो शुरू होता है ये प्रिंसिपल क्लाउज से शुरू होता है। ठीक, यानी इसमें प्रिंसिपल क्लाउज मौजूद होती है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम लिखे हैं, हमने लिखा आई वेंट देयर। तो ये क्या है? प्रिंसिपल क्लाउज से शुरू है और इसमें एक ही क्लाउज है। भाई एक ही क्लाउज का मतलब क्या? क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये एक ही क्लाउज है। और ये सेंटेंस कैसे है? तो भाई अदर वर्ड भी तो आपका मौजूद है और बताया था आपको सेंटेंस होने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, तीनों चीज मौजूद है। और इसमें प्रिंसिपल क्लाउज कौन सी है? ये है, क्योंकि ये सेंटेंस की शुरुआत करी तो जो सेंटेंस की शुरुआत करेगा वही आपकी प्रिंसिपल क्लाउज होती है। तो इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, यहाँ तक आपकी प्रिंसिपल क्लाउज है। बाकी अदर वर्ड जोड़ा तो ये सिंपल सेंटेंस बन गया। ये पहचान होती है आपके सिंपल सेंटेंस की। और प्रिंसिपल क्लाउज की मतलब जो सेंटेंस को शुरू करती है क्लाउज, उसी को हम प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। और एक खास बात और है, अगर आपको पहचानना हो कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है तो याद रखना सिंपल
सेंटेंस का मतलब है जिसमें कोई भी आपका कंजंक्शन ना लगाओ, याद रखना, रिमेंबर दिस पॉइंट। यानी सिंपल सेंटेंस का मतलब है जिसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा है। अगर कंजंक्शन लगा है तो याद रखना वो आपका कुछ ना कुछ और ही टाइप का सेंटेंस होगा। यानी जो सिंपल सेंटेंस होता है वो विदाउट कंजंक्शन होता है। और अब आप ये भी चीज ध्यान रखना कि सारी चीजें 100% सच नहीं होती हैं। यानी कंजंक्शन से मेरा मतलब है कि कंजंक्शन अगर लगा होगा तो दूसरे उसके साथ अगर क्लाउज जुड़ी है तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ। यानी सिंपल सेंटेंस की बात करें तो उसमें एक ही क्लाउज होता है, कहने का मतलब ये है विशिष्ट तौर से। यानी जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें एक ही क्लाउज होगा, जैसे इसमें एक ही क्लाउज आपका मौजूद है, इसमें दो नहीं है। अगर दो होता तो उसमें कोई ना कोई और सब्जेक्ट वर्ब और भी कहीं ना कहीं मौजूद होता। तो इसलिए हम सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें एक ही क्लाउज मौजूद हो, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जिसमें एक ही क्लाउज है, दो नहीं मिलेंगे आपके। अच्छा, ये तो हो गया पहला टाइप, मान लीजिए सिंपल सेंटेंस है। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 आपका होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, आखिर कंपाउंड सेंटेंस आपका क्या होगा? अगर कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो ध्यान रखना, कंपाउंड सेंटेंस हो या कोई भी सेंटेंस हो, विदाउट प्रिंसिपल क्लाउज सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। तो इसके लिए भी क्या याद रखना है आपको? इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज। यानी ये भी जो शुरू होगा किससे शुरू होगा? प्रिंसिपल क्लाउज से शुरू होगा। और याद रखना इसमें जो दूसरा क्लाउज आपका मौजूद होगा वो होगा आपका कोऑर्डिनेट क्लाउज। इसमें प्लस आपका जो है कोऑर्डिनेट क्लाउज मौजूद होगा, कोऑर्डिनेट क्लाउज। इसको मैं शॉर्ट में देता हूँ C4 क्लाउज है। तो यानी इसमें क्या होगा? प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज अगर है दैट इज कंपाउंड सेंटेंस, उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा, मैं एक ही एग्जांपल से आपको चाहता हूँ कि समझ में आ जाए। मैंने लिखा आई वेंट देयर एंड मेट हर। आई वेंट देयर एंड मेट हर, मैंने एक एग्जांपल लिखा है। देखिए जरा, सेंटेंस तो ये पूरा एक ही है। क्यों? सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस का मतलब है कि लास्ट में फुल स्टॉप लगाना चाहिए। देखो एक ही फुल स्टॉप लगा है तो सेंटेंस तो दो है नहीं है, बट हाँ ये जरूर है कि इसमें दो क्लाउज मौजूद हैं। यानी एक तो प्रिंसिपल क्लाउज है और एक कोऑर्डिनेट क्लाउज है। अब बात आती है प्रिंसिपल क्लाउज को पहचानने का क्या तरीका है? प्रिंसिपल क्लाउज को आप कैसे पहचानेंगे? तो याद रखिएगा, प्रिंसिपल क्लाउज में आपका जो सेंटेंस को शुरुआत करेगी, पहला पॉइंट तो ये, जो सेंटेंस को शुरुआत करेगी वो आपका प्रिंसिपल क्लाउज होगा और उसके साथ कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा होगा, यानी स्टार्टिंग में और ना ही लास्ट में, यानी ये अपने आप में फ्री होगी। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक। तो ये अपने आप में प्रिंसिपल क्लाउज है, उसका अदर वर्ड मौजूद है, तो ये तो अदर वर्ड मौजूद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको मतलब है क्लाउज से। प्रिंसिपल क्लाउज है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। और यहाँ आगे देखिए नेक्स्ट क्लाउज जुड़ा हुआ है, ये आपका वर्ब जुड़ा हुआ है, लेकिन आप कहोगे यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। तो याद रखना, जब एंड से हम जोड़ते हैं और एक ही के बारे में बात हो रही है, भाई मान लीजिए मैं वहां गया और उससे मिला, तो मिला कौन? मैं मिला। तो जब एंड से हम जोड़ते हैं कंजंक्शन से किसी दूसरी क्लाउज को, तो उसके बाद हम सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते। यानी यहाँ पर जो है आपका जो सब्जेक्ट है वो छिपा हुआ है, यानी यहाँ पर भी सब्जेक्ट और वर्ब है आपका। यानी इसका मतलब इसमें दो क्लाउज हैं। क्यों? क्योंकि क्लाउज का मतलब क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, इट बिकम्स क्लाउज, वो क्लाउज बन जाता है। तो ये सब्जेक्ट भी वर्ब भी यहाँ एक क्लाउज हो गया, सब्जेक्ट वर्ब यहाँ भी ये क्लाउज हो गया। लेकिन एक माइंड में आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, चलो ठीक है, प्रिंसिपल क्लाउज हम पहचान लेंगे कि जो सेंटेंस को शुरू करेगा हाँ क्लाउज वो आपका प्रिंसिपल क्लाउज होगा, बट उसको कैसे पहचानेंगे कि कोऑर्डिनेट क्लाउज है? तो याद रखना, कोऑर्डिनेट क्लाउज को पहचानने की बात यह है कि जो कोऑर्डिनेट क्लाउज होगी उसकी जो शुरुआत है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से होती है, ये ध्यान रखना। यानी उसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है, यानी जैसे एंड है, बट है, और है, फॉर है, नॉर है, एंड बट और फॉर नॉट, यानी कितने हो गए आपके? 3 to 5 और एज वेल एज और यट। याद रखना ये आपके 7 कंजंक्शन हो, यानी एंड बट और फॉर नॉर और एज वेल एज यट, ये आपके 7 कंजंक्शन अगर लगे हैं और वो किसी क्लाउज की शुरुआत कर रहे हैं, तो याद रखना ये आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। इनके अलावा जो भी कुछ आपको मिले, जो भी कंजंक्शन आपको मिले, आंख बंद क्या देना है, वो आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा तो वो सबऑर्डिनेट क्लाउज का निर्माण करेगा। यानी कहने का मतलब क्या है
कहने का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट क्लाउज होने के लिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का होना जरूरी है। वो मात्र 7 है, इनको याद रख लेना है, बस इन्हीं को याद कर लीजिए। बाकी जो कंजंक्शन आपको मिले आपको क्या करना है, समझ जाना कि आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा तो वो सबऑर्डिनेट क्लाउज का निर्माण करेगा। तो अब यहाँ पर हमने कहा कि कंपाउंड सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए हमको, प्रिंसिपल क्लाउज चाहिए और कोऑर्डिनेट क्लाउज चाहिए। तो दोनों चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, इसीलिए ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। तो मैं चाहता हूँ इतना स्क्रीनशॉट ले जाए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यानी इस तरीके से सिंपल सेंटेंस के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रिंसिपल क्लाउज, और कंपाउंड सेंटेंस के लिए आपका प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज होना चाहिए। चलिए, इसी को मैं यहाँ बीच में से क्लिक करता हूँ और बीच में ही आपका तीसरा टाइप आपका देखते हैं। मान लीजिएगा नंबर 3 होता है आपका कंपाउंड हो गया, नंबर 3 होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी क्लाउज के आधार पर आपका तीसरा नंबर आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आखिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तो मैंने बताया आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो या कोई सेंटेंस हो बिना प्रिंसिपल क्लाउज के शुरू होगा ही नहीं, तो इसलिए इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज। यानी ये भी जो शुरू होगा किससे शुरू होगा, प्रिंसिपल क्लाउज से शुरू होगा। अच्छा, दूसरी बात, अब की बार जो है यहाँ तो क्या था, कंपाउंड सेंटेंस होने के लिए कोऑर्डिनेट क्लाउज था, लेकिन आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होने के लिए हमको प्लस चाहिए सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज यानी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होने के लिए प्रिंसिपल क्लाउज चाहिए और सबऑर्डिनेट क्लाउज चाहिए। कैसे, जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझे तो हमने लिखा आई वेंट देयर when she was dancing। यानी मैं वहां गया जब वह नाच रही थी, यानी आई वेंट देयर when she was dancing। तो याद रखिएगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन तो है नहीं, एंड बट और फॉर नॉर एज वेल एज दैट में से तो कुछ भी नहीं है, यानी क्या लगा है आपका, वह लगा है। और ये क्या है आपका, यानी क्वेश्चन वर्ड का कंजंक्शन है। यानी याद रखिएगा WH वर्ड हो प्लस दैट हो, अगर ये कंजंक्शन लगे हैं तो ये दोनों कंजंक्शन ना क्या करते हैं, वो बना देते हैं आपके सबऑर्डिनेट क्लाउज को। ये कहलाते हैं आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी ये आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं। और जब ये किसी क्लाउज को जोड़ते हैं तो वो बना देते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज। इसीलिए अगर प्रिंसिपल क्लाउज है और सबऑर्डिनेट क्लाउज है तो ये दोनों मिलाकर के बना देते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी क्लाउज के आधार पे नंबर 3 जो आता है वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है। तो आई होप इतना समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, मैं नीचे का क्लिक कर देता हूँ। और नंबर 4 जो आता है आपका वो आता है आपका मिक्स्ड सेंटेंस। याद रखिएगा मेनली तो आपके जो है 3 ही होते हैं, यानी आपका सिंपल और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स होता है, मेनली 3 होते हैं, और चौथा और होता है आपका मिक्स्ड सेंटेंस। अब जब मिक्स्ड सेंटेंस की बात है तो आपको पता होगा मिक्स तो भाई मिक्स ही होता है, इतना तो आप जानते हैं। यानी मिक्स्ड सेंटेंस आपका मिक्स होता है, यानी इसका मतलब क्या, ये तीनों क्लाउज मौजूद होनी चाहिए तो मिक्स हो जाएगा। यानी क्या, इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख देता हूँ। शॉर्ट में लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यानी प्रिंसिपल क्लाउज, भाई कोई भी सेंटेंस हो बिना प्रिंसिपल क्लाउज से शुरू नहीं होगा, इसमें प्रिंसिपल क्लाउज होगा प्लस कोऑर्डिनेट भी होगा, यानी कोऑर्डिनेट क्लाउज भी होगा और प्लस आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज भी होगा, यानी इसमें आपका तीनों क्लाउज आपका मौजूद होगा। चलिए कैसे होगा, एग्जांपल की बात करें तो वही एक एग्जांपल, उसी के माध्यम से हम समझ रहे हैं। आई वेंट देयर एंड मेट हर when she was dancing। अब जरा देखिएगा इसमें तीनों क्लाउज आपकी मौजूद हैं। एंड के साथ क्लाउज जुड़ा है तो एंड के साथ आपका कंजंक्शन है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जो कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट क्लाउज है। डबल एच वर्ड जुड़ा है या दैट जुड़ा होता तो ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज, यानी तीनों क्लाउज मौजूद है, इसलिए इसको हम मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं।
तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लाउज के आधार पर जो 4 तरह के सेंटेंस है वो आपको समझ आए होंगे। आखिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं क्लाउज को लेकर के, 10+2 में तो अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कॉम्पिटिटिव लेवल पर जो है आपके क्वेश्चंस जो है क्लाउज के आधार पर कैसे पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ पहले इसको इतना नोट कर ले जाए आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। और जो क्लाउज के आधार पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 2 से 5 नंबर तक के पूछ लिए जाते हैं। और जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं इफ क्लाउज से, यानी आपको मिलेगा इफ क्लाउज से। और इफ क्लाउज के लिए क्या होता है, इफ क्लाउज के लिए आपके मात्र 3 स्ट्रक्चर है, बस उनको ध्यान में रखना है। उन्हीं 3 स्ट्रक्चर से आपके क्वेश्चन आते हैं और उसी में जो एग्जामिनर है वो इधर उधर कर देता है इस चीज को। कैसे, जैसे इफ क्लाउज का पहला स्ट्रक्चर होगा इफ, याद रखना इफ, प्लस इसके बाद जो आपका क्लाउज होगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड होगा, कॉमा, यानी इसका मतलब क्या है, ये जो पहला क्लाउज होगा आपका इफ के बाद अगर क्लाउज होगा तो वो होगा आपका सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में होगा। और सिंपल प्रेजेंट बोले तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। और इसके बाद आने वाला जो क्लाउज होगा सब्जेक्ट प्लस, हो सकता है वो विल में, हो सकता है कैन में, हो सकता है मे में, और इसके बाद V1 होगा और प्लस अदर वर्ड होगा। और अगर सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो इसमें आपका V1 और V5 आएगा। अब आपको पता नहीं चल रहा हो V1 क्या है, तो V1 मतलब वर्ब का पहला फॉर्म, और V5 की बात करें तो वर्ब का 5वां फॉर्म। वर्ब का 5वां फॉर्म का मतलब है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही एस या ईएस लगा दे तो वो वर्ब का 5वां फॉर्म बन जाता है। यानी पहला स्ट्रक्चर ये होगा, इसको फॉलो करना है। और इसको आप आगे पीछे चाहे तो आप कर सकते हैं, आगे पीछे इसको चाहे तो कर सकते हैं, इसको पहले ला सकते हैं, इसको बाद में जा सकते हैं। यानी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड करके आप इफ के बाद इसके बाद इसको ले जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझे तो इफ यू come to me, I will teach you, I will teach you। यानी क्या, if you come to me, I will teach you, यानी अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा। और याद रखना जो इफ क्लाउज है ये कंडीशन है, ठीक, यहाँ पर कंडीशन है। ये जो आपका कंजंक्शन है कंडीशनल कंजंक्शन है, यानी ये कंडीशनल वर्ड है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन आपकी 2 ही तरह की हो सकती है, एक तो फ्यूचर के लिए कंडीशन हो सकती है और एक हो सकती है पास्ट के लिए। यानी इसका मतलब बनेगा ये प्रेजेंट में, लेकिन इसका जो कंडीशन है वो फ्यूचर में है। कैसे, इसको दोनों सेंस में आप बोल सकते हैं। इफ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते हो, या अगर तुम मेरे पास आओगे। इफ यू कम टू मी एक ही बनेगा, आई विल टीच यू, मैं तुमको पढ़ाऊंगा। इफ यू आस्क मी मनी, आई विल गिव यू, अगर आप मुझसे पैसे मांगते हो तो मैं आपको दूंगा, है। ऐसे ही इफ ही comes here, he will learn English, अगर वो यहाँ आता है तो इंग्लिश सीखेगा। तो यहाँ पर आप ये V1 है, V5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। If he comes here, he will learn English, अगर वो यहाँ आता है तो इंग्लिश सीखेगा। तो याद रखना है कि आपका जो पहला क्लाउज है वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, आने वाला क्लाउज विल में हो सकता है, कैन में हो सकता है, मे में हो सकता है। और एग्जाम में क्या होता है, क्या करेगा, ये आपको सिंपल प्रेजेंट रख दिया और कह देगा वुड, वुड लगा देगा यहाँ। तो याद रखना, वुड लगाएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक, यानी कॉमन एरर हो जाएगा आपका। ऐसे ही दूसरा स्ट्रक्चर जो आपको याद रखना है वो है आपका इफ के बाद क्लाउज आ सकता है आपका सब्जेक्ट प्लस V2 और प्लस अदर वर्ड, और कोमा सब्जेक्ट प्लस वुड आ सकता है आपका, वुड आ सकता है आपका, कुड, और आ सकता है आपका माइट। इसके बाद प्लस V1 और प्लस अदर वर्ड। अगर V2 हो, यानी V2 का मतलब क्या, ये अगर ये सिंपल पास्ट में है, इफ क्लाउज अगर आपका सिंपल पास्ट में है तो सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट, अगर आपका ये पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट में तो आने वाला क्लाउज है वो वुड में होगा, कुड में होगा, माइट में होगा, ये ध्यान रखना है। और इसकी जो कंडीशन है ये आपकी शर्त की है। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो इसी को हम कर दे तो इसी के माध्यम से इफ यू केम टू मी, इफ यू केम टू मी आई वुड टीच यू, यानी अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुमको पढ़ाता। इफ यू केम टू मी आई वुड टीच यू,
अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुमको पढ़ाता। तो ये कंडीशन क्या होगी, पास्ट की होगी, यानी इफ यू केम टू मी आई वुड टीच यू, अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुमको पढ़ाता। इफ ही केम टू मी, अगर वो मेरे पास आता, आई वुड गो विद हिम, मैं उसके साथ चला जाता। इफ ही आस्क्ड फॉर हेल्प आई वुड हेल्प हिम, अगर वो मदद के लिए कहता तो मैं उसको मदद करता। तो इस तरीके से जो है पास्ट के लिए कंडीशन है। ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर होता है इसको लेकर के। और जो तीसरा स्ट्रक्चर आपका बनता है वो आपका बनता है, तीसरा स्ट्रक्चर जो बनता है आपका वो बनता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड प्लस V3 और प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 और प्लस अदर वर्ड। यानी अगर हेड प्लस V3 है तो याद रखना आने वाले क्लास में जो है वुड हैव प्लस V3 होगा। यानी यहाँ भी है वुड, यहाँ भी यहाँ वुड हैव प्लस V3 है, वहाँ वुड प्लस V1 है, और यहाँ पर आपका हेड प्लस V3 है। तो ये काम आपको करना है। ये क्लास मैंने बता दिया, आगे पीछे भी आप पूछ सकते हैं। इस क्लास को आप पहले ले आइए, इसको ले आगे पीछे कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे मैं इसको एक बार इसको करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू, ऐसे भी बोल सकते हैं आई विल टीच यू, मैं तुमको पढ़ाऊंगा। इफ यू कम टू मी, तुम मेरे पास आते हो तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं। आई विल टीच यू इफ यू कम टू मी, आई विल गिव यू मनी इफ यू आस्क मी मनी, भाई आप मुझसे पैसा मांगो तो मैं आपको पैसा दूंगा। तो इस तरीके से जो है आप आगे पीछे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको ध्यान रखना इफ के साथ वाली जो क्लाउज है वो आपकी या तो सिंपल प्रेजेंट में होनी चाहिए, सिंपल पास्ट में होनी चाहिए, या फिर आपकी पास्ट परफेक्ट में होनी चाहिए। इन तीनों में ही होनी चाहिए। अगर इन तीनों के अलावा भी अगर किसी में है तो एरर आपका इफ क्लाउज में भी हो सकता है। मान लीजिएगा इफ यू कम टू मी कर रखा है, यहाँ कर दे इफ यू विल कम टू मी, हो गया तो भी गलत हो जाएगा। इफ यू विल कम टू मी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए और सिंपल पास्ट में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसी को ऊपर वाले एग्जाम्पल के थ्रू जो हम समझते जाना इसी को ले लेते हैं। इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव टॉट यू, अगर तुम मेरे पास आ गए होते तो मैं तुमको पढ़ा दिया होता। यानी इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव टॉट यू, but if you had come to me I would have taught you, अगर तुम मेरे पास आ गए होते मैं तुमको पढ़ा दिया होता। if you had helped me I would have helped you, अगर तुम मेरी मदद किए होते तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। यानी ये क्या है, थोड़ा सा खिंच जाता है। ये तो ये है कि तुम मेरे पास आते तो मैं तुमको पढ़ाता, अगर तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुमको पढ़ा दिया होता। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुम मेहनत किए होते यू वुड हैव सक्सीडेड, आप सफल हो गए होते। तो यानी ये थोड़ा लंबा खिंचता है बिकॉज दिस इज पास्ट परफेक्ट, ये मोर पास्ट को शो करता है एंड ये जो है आपका जस्ट पास्ट को शो करता है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर इसके बाद भी आपके समझ में नहीं आया तो क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उसके बाद आपको जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी सीख सके, और इसको लाइक करना वीडियो को। और जो जैसे भी आपको जो सीखने को आपको मिला इस तो भी आपको कुछ ना कुछ इसमें कमेंट करना है, जैसा भी आपको सीखने को मिलेगा। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद वीडियो को छोड़ देते हैं।